वेलकम एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट टाइम में इसकी क्लास अपन ने स्टार्ट की थी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल एरर होने की वजह से लाइव क्लासेस बार बार क्रैश हो रही थी, इसलिए मैं इसको प्री रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में अपन क्या करते हैं, हीट, एनर्जी, इन सब से रिलेटेड जो भी ट्रांसफर होते हैं, यहाँ जो एनर्जी है, हीट है, इनके ट्रांसफर होने की जो स्टडी होती है, इनके ट्रांसफर होने का जो पैटर्न है वो स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो कुछ बेसिक टर्म्स बार बार यूज आती है, सबसे पहले उनको लेके डिस्कस करेंगे। बेसिक टर्म्स में जो फर्स्ट आता है वो आपका सिस्टम आता है। सिस्टम अपन वो पार्ट मान के चलते हैं यूनिवर्स का जहाँ पे अपन हीट या एनर्जी के एक्सचेंज को स्टडी करते हैं। मतलब सिस्टम या आपका द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इसको मान सकते हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स द ईयर we will study about या अबाउट या ऑब्जर्वेशन टू एक्सचेंज इन एनर्जी। जहां भी अपन यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे अपन बेटा एनर्जी के एक्सचेंज वगैरह को स्टडी करेंगे या हीट के एक्सचेंज को स्टडी करेंगे, वो अपने आप में सिस्टम रहेगा। सिस्टम के बाद में यहाँ पे बात आती है यहाँ पे हमेशा सराउंड को लेके। तो सराउंड क्या होता है? सराउंड जो होता है आपका, सराउंड का मतलब होता है कि जो भी आपका कवरेज एरिया है, इसको वैसे सराउंडिंग्स बोलेंगे अपन। सराउंडिंग्स का मीनिंग क्या होता है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। तो सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी आपका पार्ट होता है जहां अपन चेंज इन स्टडी या चेंज इन एनर्जी की स्टडी करेंगे, वो सारा का सारा आपका क्या होता है? सराउंड होता है। तो दो टर्म्स रहेगी, सिस्टम और सराउंड। ये सिस्टम और सराउंड, ये सिस्टम प्लस सराउंड, ये दोनों मिलके आपका बनाती है यूनिवर्स। तो ओवरऑल यूनिवर्स में क्या क्या स्टडी करेंगे अपन, जिस पार्ट में स्टडी कर रहे हैं, चेंज इन हीट वगैरह, ये सब आपका सिस्टम होगा। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो आपका सराउंड हो जाएगा। तो सिस्टम वो पार्ट है जहाँ पे अपने को स्टडी करनी है ना। अब ये क्या है कि ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट रहेगा, यहाँ पे अपन ऑब्जर्व करेंगे एवरीथिंग, जो भी ऑब्जर्व करना है। अदर देन सिस्टम जो भी पार्ट होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? सराउंड बोल देते हैं यूनिवर्स। अब सराउंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो सराउंड तो पूरे यूनिवर्स को कैलकुलेट करके चलते हैं, ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को छोड़ के, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होंगे, यूनिवर्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसी के बेसिस पे इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम को लेके। देखिए टाइप ऑफ सिस्टम जो होते हैं, यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से अपन टाइप ऑफ सिस्टम से कुछ बेसिक बातें हैं इनकी। तो टाइप ऑफ सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। टाइप ऑफ सिस्टम है, टाइप ऑफ सिस्टम आपका 3 टाइप से मिलेगा। एक तो होता है ओपन सिस्टम, सेकंड आपका आता है बेटा क्लोज सिस्टम, थर्ड आपको सुनने में आएगा वो था आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो सिस्टम होते हैं इनका क्या रोल होता है, पूरी चीजें अपन बाय द डायग्राम समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बेसिस पे समझेंगे। तो फर्स्ट अब अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करता हूँ, तो ओपन सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो कंटेनर होता है या जो भी पार्ट होता है जहाँ अपन स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लो ये आपका कोई सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब होता क्या है? सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वो पार्ट जहाँ अपन एक्सचेंज वगैरह स्टडी कर रहे हैं, मान लो ये सिस्टम है, तो इसको ओपन सिस्टम बोले जाने का मीनिंग क्या होता है? देखो ओपन सिस्टम, इसको मान लो अगर इसको ओपन सिस्टम बोल रहा है, अगर इसको बोल रहा है ओपन सिस्टम, देखिए ये कैसे भी हो सकता है, मैं ऐसे बना रहा हूँ बस रैंडमली आइडिया देने के लिए। ये कोई सिस्टम है, अब इस सिस्टम से अगर मास का एक्सचेंज हो जाए, एक तो क्या हो सके, मास का एक्सचेंज हो सके, साथ साथ हीट का एक्सचेंज हो सके, तो इसका नाम होगा बेटा हीट, या एनर्जी लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों में अगर चेंजेस पॉसिबल है तो इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो, उससे यहाँ से कुछ पानी निकाल लिया, कुछ वाटर निकाल लिया, कुछ H2O रिमूव कर दिया, या कुछ वाटर इसमें इंक्लूड कर दिया। तो इस प्रकार के सिस्टम में देखो आप, जैसे मान लो ये कोई, इसमें देखो आप हीटेड वाटर है ना, हीटेड वाटर है, टी कॉफी मिल्क का भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे हीटेड वाटर है, मैं क्या करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मास में एक्सचेंज हो गया। और यहाँ पे हीटेड वाटर का अगर टेम्परेचर थोड़ा सा लो है तो ओवरऑल इसका टेम्परेचर भी लो होगा, तो ओवरऑल एनर्जी भी क्या होगी? एक्सचेंज हो गई। तो दिस टाइप एग्जांपल होते हैं आपके ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब आपको ये ध्यान रखना है, मास एंड एनर्जी बोथ चेंजेस आर पॉसिबल। सेकंड आता है आपका क्लोज सिस्टम।
क्लोज सिस्टम में क्या समझना है आपको कि देखो एज इट इज ऐसे सेम टू सेम कहानी रहेगी, वैसे ज्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका मास होता है वो कैसा रहता है, नॉट चेंज रहता है, ठीक है। कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने हीटेड पानी रखा और इसको यहाँ पे फ्री कर दिया है ना थोड़े टाइम के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो मास है वो तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जितना पानी है वो का वो रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप बोलोगे मास एंड एनर्जी बोथ आर चेंज, बोथ आर चेंज। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ओनली एनर्जी चेंज होगी। क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन आपका मास कैसा रहेगा बेटा, चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट पे अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन से सिस्टम को लेके। थर्ड पॉइंट अपना आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाती है। एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आइसोलेटेड सिस्टम देखो कैसे होता है, देखो यहाँ पे इसके मास वाले एग्जांपल याद रख सकते हो आप, बड़ी इजीली आप माइंड कर सकते हो, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स खूब आते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे चेंज केवल किसमें हो बेटा, एनर्जी में हो, मास में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोज सिस्टम। थर्ड आपका आता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसो का मतलब नाम से समझ में आ रहा है सेम होना, है ना, किसी चीज का कांस्टेंट होना। इस प्रकार के सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, कुछ इस प्रकार की कहानी होती है कि यहाँ मास और एनर्जी दोनों ही चेंज नहीं होते। मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास रहेगा वो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, यहाँ मास में भी कोई चेंज नहीं होगा, ना ही एनर्जी की टर्म्स में चेंज होगा। और ऐसा जो कुछ भी होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया फिर परमानेंट हो गया, पर्टिकुलर टाइम के लिए है ना, एक लिमिटेड होर्स होते हैं, कुछ डेज हो सकते हैं, इस तरीके से। जैसे इसका एग्जांपल है बेटा थर्मस। थर्मस में क्या होता है कि जो भी अपन रखते हैं वो सारी चीजें कुछ टाइम के लिए, हीटेड है तो हीटेड रहेगी, कोल्ड है तो कोल्ड रहेगी। तो इस तरीके से हॉट या कोल्ड होने का जो टेम्परेचर होता है वो इनमें मेंटेन रह जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में इन तीनों सिस्टम्स के बेसिस पे, देखो आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड में बस ये कहानी है कि जैसे इसको, ये जो वाल होती है ना, जो टेम्परेचर वगैरह को चेंज होने नहीं देती, इनको बोलते हैं बेटा एडियाबेटिक वाल। यहाँ जो वाल आती है, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम की वाल होती है, इनका नाम होता है एडियाबेटिक वाल, ये ध्यान रखना है। इनको क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक वाल। इनका स्पेसिफिक फंक्शन यही है कि हीट को ये मेंटेन करके रखती है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने देती, ठीक है। इसके बाद में इसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी अपने को सीखने को मिलेगी। एक तो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक आएगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, पहले वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोनों बहुत सिंपली आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मास के आधार पे इनको आप इजीली बता सकते हो, है ना, कि मास डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, आपको थोड़ा सा बस इतना माइंड रखना है। तो इंटेंसिव की जब भी बात की जाती है, मास एंड साइज पे इंडिपेंडेंट होती है। तो डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम लिख दो या साइज लिख दो, एक ही बात है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम, ओके। अब मास एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी तो इसको बोलेंगे बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और अगर डिपेंड नहीं करती है तो इंटेंसिव। देखो आई एन का मतलब इंडिपेंडेबल, इंडिपेंडेबल है ना, और ये डिपेंडेबल है, ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे थोड़ा माइंड रख लेना। इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। अब जैसे मान लो जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है तो वो सारी प्रॉपर्टी हो गई, जैसे वॉल्यूम हो गई, मास हो गया, इन दोनों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स होंगे। अगर मैं बात करता हूँ बेटा मास पे डिपेंड नहीं करता, तो जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, प्रेशर हो गया, ये सब मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। इन सब के अलावा बहुत सी यूनिट्स होती है, वो डिसाइड कर सकते हो कि आप, जैसे मास पे डिपेंड करने में डेंसिटी भी आती है, बेटा मोल भी डिपेंड करता है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास ऑन मॉलिक्यूलर मास, वो मोल होता है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे बेटा आप यहाँ पे पढ़ोगे टोटल इंटरनल एनर्जी यू, एंथैल्पी पढ़ोगे यहाँ पे एच, एंट्रोपी पढ़ोगे एस, जो चैप्टर में आगे मैं पढ़ाऊंगा, गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़ोगे आप, और यहाँ पे हीट कैपेसिटी वगैरह भी आपको सिखाएंगे। तो ये सब भी मास पे डिपेंड करती है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनका थोड़ा सा टर्म्स लिखा देता हूँ। यू का मतलब होता है बेटा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अगर मैं बात करूँ इसकी एच की, तो एच का मतलब यहाँ पे एंथैल्पी से लिया जाता है,
एंथैल्पी वगैरह, ये देखो इनके प्रॉपर लेक्चर आएंगे कि एंट्रोपी हो गया, फिर आपका ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स होती है जो मास पे डिपेंड करती है, वो सारी इसी में आ जाएगी। इसका मतलब होता है बेटा हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो यूनिट होती है इंटेंसिव जो होती है, ये बेटा नॉट डायरेक्टली एडेबल है, मतलब डायरेक्टली एडेबल नहीं है। डायरेक्टली एडेबल, एडेबल का मतलब होता है कि इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे क्या होता है। ये डायरेक्टली एडेबल है कैसे, इसमें और भी एग्जांपल रख सकते हो, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, पीएच वगैरह है ना। ऐसे ही बेटा रेफरेंस रेफरेंस इंडेक्स वगैरह आते हैं ना, वो सब, या मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब होते हैं। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, जैसे मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो भी होता है वो फिक्स होता है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे ना। विस्कोसिटी आ गया, इसके अलावा ले सकते हो जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब होते हैं ना, सरफेस टेंशन। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, वो ध्यान रखनी है कि बेटा अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी बना दी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दो, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके पैटर्न क्या है देखो, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ एक रूम T1 है, एक रूम T2 है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, एक का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं बोलूँ टोटल रूम टेम्परेचर, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेट करके डिफरेंट ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गया बेटा नॉट डायरेक्टली एडेबल, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, मान लो दो बॉयज है, एक का मास है 30 kg, दूसरे का मास है 20 kg। आपसे पूछो दोनों का मास कितना, आप डायरेक्टली एडेबल करके बता दे सकते हो 50 kg। जैसे मैं लोग दो फ्लास्क बता देता हूँ, एक का 2 लीटर है, एक का 3 लीटर वॉल्यूम, आप बोलोगे सीधा 5 लीटर है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली एडेबल होती है, इनको सीधे तौर पे आप ऐड कर सकते हो, ये डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी ये जो फिक्स होती है, जैसे किसी का पीएच क्या होता है, किसी का वॉल्यूम क्या होता है, किसी का डेंसिटी, डेंसिटी अगर बात आ गई तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है ना, फॉर्मूले से भी देख लिया करो थोड़ा बहुत। जैसे मोल है तो मोल क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो ये सारी चीजें क्वांटिटी जो आती है मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करे, वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी। और मैं जब भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो मास पे या वॉल्यूम पे इंडिपेंडेंट होती है, वो सारी प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो जाएगी जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इसके अलावा फंक्शन को लेके। तो फंक्शन जो आते हैं आपके बेटा, फंक्शन जो आते हैं वो दो टाइप के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है भाई स्टेट फंक्शन, एक तो होता है स्टेट, एक होता है पाथ। स्टेट का मतलब होता है कि जो सीधे सीधे रूट पे किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, बस ये दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, इनिशियल पे और फाइनल पे। अगर मैं बात करता हूँ पाथ की, तो डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन रूट, कैसा रूट है ना, या कैसा पाथ है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो ये इनिशियल फाइनल होगा, तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस हो गया, मतलब सीधा इनिशियल से फाइनल जाएगा, तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। ये होगा बेटा मल्टी स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को, कॉमन जो पॉइंट होते हैं इन दोनों में, वो ये है कि बेटा ये वाला फंक्शन हो चाहे ये वाला फंक्शन हो, अपने को दोनों फंक्शन में स्टडी करने का पैटर्न ये है कि ये देखो इंटीग्रेट करके कर सकते हो ना, सीधा सीधे लिमिट रख के, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट से। इसको थोड़ा सा अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा सारी चीजें अपन देखेंगे डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आएंगे। बस अभी इतना ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू होती है पाथ वाली होती है, वो डिपेंडेंट होती है पाथ पे, ये इंडिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है ना, इंडिपेंडेंट, DEPENDENT, इंडिपेंडेंट होती है ना। अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ जो इनिशियल फाइनल पे बात डिपेंड करती है, जैसे डेल यू हो गया, डेल एच हो गया, इसके अलावा बेटा आपका डेल एस हो गया, डेल जी हो गया, ये सब क्या है, केवल इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है। डेल यू इक्वल टू आप लिख सकते हो जैसे U2 माइनस U1, या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे बेटा इसका मतलब होता है एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, ऐसे बेटा डेल एस आएगा तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ऐसे गिव जो एनर्जी आती है बेटा जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। तो जो इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करती है वो सारी की सारी आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसका एग्जांपल आ गया जैसे वर्क, ठीक है, वर्क है ना, केवल एंटायर पूरे पाथ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपकी हीट होती है, ठीक है, ये सारी चीजें अपने को कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी, कहाँ से आती है, कैसे आती है, ठीक है। जैसे मैं इसको अभी समझाऊंगा डिटेल में, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक टॉपिक को। अब देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे आगे, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं
वो करते हैं बेटा कि यहाँ पे ये कुछ टर्म्स है जो बार बार यूज आती है, तो उनको लेके मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या होती है। देखिए इसमें जो टर्म्स आ रही है उनकी एक बार थ्योरी का डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो बात आएगी बेटा यहाँ पे हीट को लेके, जो सबसे ज़्यादा यूज आएगा। तो हीट का मतलब क्या होता है, जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है टेम्परेचर डिफेक्ट के कारण, तो इसको लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। तो जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा टेम्परेचर के रीजन से, वो सारा का सारा आपका हीट होगा। अगर एक और बात करी जाएगी, यहाँ पे वर्क की टर्म्स बार बार यूज आती है, तो यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क होता है, एनर्जी अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे, एनर्जी अगेंस्ट एनर्जी अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब आउटर प्रेशर भी लिख सकते हो। आउटर प्रेशर के अगेंस्ट जो भी एनर्जी अपने को रिक्वायर्स होती है वो अपना वर्क का कार्य करेगी। इसके बाद में थर्ड जो टर्म्स आती है वो आती है आपकी बेटा इंटरनल एनर्जी। अब इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। इंटरनल एनर्जी की जब जब बात की जाती है तो इसका मतलब होता है द सम ऑफ ऑल एनर्जी, है ना। द सम लिख दो या एडिशन ऑफ ऑल एनर्जी आर नोन एज आर नोन एज इंटरनल एनर्जी। इसको डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं डेल यू लिख देता हूँ। हीट को बेटा आप एस से दिखाओगे, लेकिन कई जगह इसको क्यू से भी दिखाया गया है। वर्क को है ना बेटा, वर्क को दिखाया जाता है डब्ल्यू से। इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो कई जगह इसको यू से, इससे दिखाते हैं, कई जगह यू से दिखाते हैं। तो अब देखिए डेल वगैरह ये सब इसमें डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी आएंगी सबका सम करने पे जो एनर्जी आती है उसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी। ओके, तो ये अपने को थोड़ा सा माइंड रखना है इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो इंटरनल एनर्जी देखो मैंने बोला कि काफी सारी एनर्जी का सम है, तो इसको डायरेक्टली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा इंटरनल एनर्जी है कौन सा नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को कुछ डिफरेंट रूट वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, और इसमें चेंज होता रहता है, इसलिए इसका जो भी वैल्यू आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन टर्म्स पे डिपेंड करेगा। वैसे देखो कौन कौन सी एनर्जी इन सबका एडिशन होगा और इनसे जो एनर्जी आएगी, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, वैसे डायरेक्टली डेली दिखाए या डेली दिखा हो आपकी मर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे बॉन्ड एनर्जी हो, जितने भी टाइप की एनर्जी आपके पास में दिया जाएगी उन सबका एडिशन आपको क्या बताएगा बेटा, इंटरनल एनर्जी बताएगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे हल्का सा। ये जो टॉपिक है वो है बेटा द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल बेसिक रूल है। ये आपने छोटी क्लासों में जो पढ़ा है वही रूल है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल बेसिक वाला रूल है ना, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है वही रूल होता है ना, कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म आर नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्रिएटेड भी लिख सकते हो, जनरेटेड भी लिख सकते हो, कैन नॉट बी क्रिएटेड और नाइदर बी नेदर बी डिस्ट्रॉयड, destroyed, it will change one form to another form, it will change one form to another form। इट्स मीन सिंपल सी बात ये है कि एनर्जी को बेटा ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये हमेशा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होती रहती है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है, डेल यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें ये टर्म्स जो है ना बड़े काम आएंगे। ये वाला फॉर्मूला अपने को थोड़ा सा माइंड रखना है। क्या माइंड रखना है, डेल यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू।
डेल्यू इक्वल टू याद रखना है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, इसी के बेसिस पे अपन सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। यहाँ डेल्यू का मतलब होता है बेटा इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी। और अगर मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे क्यू का, तो क्यू का मतलब होता है हीट, डब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ वर्क। ठीक है, अब ये वर्क वगैरह जो होता है इसमें देखो कोई भी क्वेश्चंस करने से पहले इसके साइन बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इसके साइन अच्छे से क्लियर है तो सारी चीजें अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके साइन से रिलेटेड रूल्स जो होते हैं वो अपने को पता होने चाहिए। अगर साइन के बारे में थोड़ा सा पता है तो अपन आराम से क्वेश्चंस वगैरह बना सकते हैं। देखो कैसे साइंस होते हैं इसके, वो साइन के जो सिंबल्स हैं उनके कुछ रूल है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसको पॉजिटिव साइन से लेना है, जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसको नेगेटिव साइन से लेना है। तो इसमें फर्स्ट जो आता है, जैसे मैं अगर हीट की बात कर लेता हूँ, तो हीट में क्या होगा कि हीट अगर मान लो, हीट मान लो एब्जॉर्ब की जा रही है, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है ना, इसकी यूनिक ट्रिक भी दे दूंगा मैं। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, या बेटा सिस्टम की जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको ज्यादातर जगह गैस, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या गैस लिखा हुआ मिले। या फिर आप बोल सकते हो बेटा सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब की गई, तो रिलीज किसके द्वारा की गई, सराउंड द्वारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। बेटा ऐसी कंडीशन जब भी दिखे बाय द सराउंड, तो ऐसी सिचुएशन में देखो सिस्टम के पास में हीट आ रही है, इट्स मीन सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सिस्टम की हीट इंक्रीज हो रही है, इसलिए आप इसको बोलोगे पॉजिटिव। तो ये आपको पॉजिटिव लेना है ऐसी सिचुएशन में। जब आपके साथ में बेटा ऐसी कंडीशन ना दे कि कुछ ऐसा दिया जाए कि इसी चीज को उल्टा करके लिख देते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है वो क्या लिख रहा हूं मैं, हीट एब्जॉर्ब की जगह लिखोगे आप रिलीज बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, या सिस्टम की जगह टर्म यूज किया जाता है बेटा गैस। ठीक है, सिस्टम या गैस। या फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो हीट एब्जॉर्ब, है ना, रिलीज की जगह लिखोगे एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब बाय द सराउंड, बाय द सराउंड। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम ने हीट को रिलीज कर दिया, तो ओवरऑल सिस्टम के पास जो भी हीट थी वो तो डिक्रीज हो जाएगी ना बेटा। तो यहाँ पे सिस्टम के पास हीट अगर डिक्रीज होती है तो इसको नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दो सिंबल ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो और क्या रोल प्ले करेंगे, वर्क के सिंबल और बता देता हूँ फटाफट यहाँ पे। देखिए वर्क, अगर वर्क बाय द सिस्टम हो, वर्क बाय द सिस्टम, या लिखा हुआ आ सकता है बेटा वर्क बाय द गैस। इसको क्या लिखा हुआ आ सकता है बेटा, वर्क बाय द गैस। या लिखा हुआ आ सकता है बेटा वर्क ऑन द सराउंड। तो इसका मतलब होता है कि देखिए बेटा वर्क बाय द गैस किया जाए या वर्क बाय द सिस्टम या वर्क ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम ने वर्क किया है। यहाँ पे क्या किया बेटा, सिस्टम ने वर्क किया है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वर्क का वो कैसा आ जाएगा बेटा, दोनों सिचुएशन में नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है बेटा वर्क ऑन द गैस, ऑन द गैस, या सिस्टम लिखा हुआ आ जाए, या फिर लिखा हुआ है बेटा वर्क डन बाई द, डन भी लिखा हुआ आ सकता है, बाई भी लिखा हुआ आ सकता है ना। वर्क के साथ साथ डन लिखा हुआ आ भी सकता है, नहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लें वर्क डन बाई द सराउंड, बाई द सराउंड। अगर ऐसा केस आपके पास में आ रहा है या सराउंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, और जब जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो वर्क आपका पॉजिटिव होता है। तो ये वाले सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ भी नेगेटिव रहेगा बेटा, ये नेगेटिव रहता है ओवरऑल, और ये नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से आपको टर्म्स ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वर्क बाय द सिस्टम हो या वर्क ऑन द सराउंड हो, एक ही बात है। इसका मतलब होगा वर्क आपका नेगेटिव है। ठीक है, इस दौरान आपका जो क्यू का साइन है वो, सॉरी डब्ल्यू का साइन है वो नेगेटिव लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ टर्म्स और ध्यान रखनी है जो बेसिकली यहाँ पे पूछी जाएगी ना, जिनके क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं इसमें। इसको आप सीधा से ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे याद करना है कि देखो मैं एक सिस्टम बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये कोई आपका एक सिस्टम है ना, ठीक है, इतना पार्ट ये सिस्टम मान लिया, और बाहर जो भी आपको पार्ट दिख रहा है वो सारा का सारा सराउंड है। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया है, सिस्टम मान लिया है। अब ये जो सिस्टम है इसमें क्या क्या हो सकता है, तो ये पॉइंट समझते हैं अपन। इससे पहले मैं दिखा देता हूँ ऐसे कुछ सिंबल बना के।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों में ही एरो गलत हो गया, एरो वन साइड ही रहेगा ये। अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप वर्क दिखा रहे हो, यहाँ पे वर्क दिखा रहे हो, तो ये वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है। ऑन द सिस्टम है तो आप लिखोगे इसको पॉजिटिव। यहाँ पे देखो वर्क दिखा रहे हो तो ये सिस्टम है आपका, ये क्या है बेटा, सिस्टम है, और जो भी बच रहा है वो सराउंड है। तो वर्क ऑन सराउंड हो गया तो वर्क आपका कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ भी वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बात करता हूँ यहाँ पे हीट की, तो हीट देखिए यहाँ पे सिस्टम से सराउंड की तरफ जा रही है तो ये हो गई नेगेटिव। यहाँ पे देखिए बेटा हीट के यहाँ कहाँ आ रही है, इन द सिस्टम आ रही है बेटा, इसका मतलब ये कैसी हो गई, पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से आपको सिंबल ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो चाहे वर्क हो चाहे सिस्टम हो, आपको ये वाला सिंबल ध्यान रख लेना है कि वर्क बाय द सिस्टम है या वर्क ऑन द सिस्टम। बाय द सिस्टम का मतलब होता है कि वर्क सिस्टम के दो दो ऊपर हो रहा है, और ऑन द सिस्टम का मतलब सराउंड के द्वारा वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत बनते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं इसके, जिससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। देखिए इसको एक साइड कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखिए एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, देखते हैं। जैसे आपसे दे दिया, फाइंड डेल यू इफ सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलो जूल हीट एंड 10 किलो जूल हीट है डच 10 किलो जूल वर्क। 10 नहीं करेंगे, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं जिससे वैल्यू का सिंप्लीफिकेशन हो पाए। 5 कर लेते हैं ना, 5 किलो जूल वर्क ऑफ वर्क। ओके, तो आपसे डेल्यू पूछा बेटा। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे बोला है फाइंड आउट डेल्यू, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब क्यू आपका कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। कितना दे रखा है बेटा, 10 किलो जूल। अब यहाँ पे बोला है वर्क डन, है ना, एंड डज ऑफ वर्क। ठीक है, हीट एंड डज ऑफ वर्क 5 किलो जूल। तो वर्क किया है बेटा सिस्टम ने, तो ये नेगेटिव होता है। आपने अभी देखा था सिस्टम जब जब वर्क करता है तो आपके पास में डेल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू प्लस क्या होता है, डब्लू होता है। ठीक है, अब डब्लू का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव रखोगे, ये 10 प्लस का है, ये माइनस का 5 है, तो ओवरऑल आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 5 किलो जूल। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को ऐसे आप माइंड कर सकते हो बेटा, किलो जूल को अगर कन्वर्ट कराए इसमें जूल वगैरह में तो आप लिख सकते हो इसको 5000 जूल। इसके अलावा कैलोरी में कन्वर्ट कराए तो आपको पता है बेटा, एक कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के इक्वल होती है। वैसे इसको अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल लेके अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ जिससे आपको इजी लगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपसे बोला है फाइंड डेल्यू if surround absorb 10 kilojoule of heat and work done by the surround ठीक है, 50 किलो जूल। ओके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है बेटा, यहाँ पे पूछा है डेल्यू, तो डेल्यू का फॉर्मूला तो आपको पता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। अब आपसे पूछा बेटा डेल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपने बोला सराउंड एब्जॉर्ब, सराउंड ने एब्जॉर्ब किया मतलब सिस्टम ने रिलीज किया, मतलब क्यू कैसा हो गया बेटा आपका, नेगेटिव 10 किलो जूल है। ठीक है बेटा, अब आपसे बोला है द हीट एंड वर्क डन बाय द सराउंड। बेटा वर्क डन बाय द सराउंड, जब भी सराउंड द्वारा वर्क किया जाता है तो इसका मतलब वर्क ऑन द सिस्टम हो गया,
तो W हो गया आपका बेटा पॉजिटिव। W कितना दिया है बेटा 50 किलो जूल। ओके, अब आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ओवरऑल 16 के आपके पास में आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है देखो बेटा, ये प्लस का 650 है, ये माइनस का 10 है, तो डेल यू इक्वल टू आ गया आपका प्लस का 40 किलो जूल। अब इसको आप वैसे निकलना चाहते हो नॉर्मल जूल में तो 40,000 जूल आ गया। किलो जूल में कन्वर्ट करना है, 4.2 से डिवाइड कर लेना, 40 डिवाइड 40 किलो जूल, किलो कैलोरी में आ जाएगा। अगर किलो कैलोरी में लाना है, सिंपल कैलोरी में लाना है तो 40,000 में डिवाइड कर लेना 4.2 से, ठीक है। अगर इसको 4.2 से कन्वर्ट करोगे तो किलो कैलोरी आ गया। अगर इसको 4.2 से आप डिवाइड करते हो तो ये आ गया बेटा कैलोरी, ठीक है। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉ है, इस चीज को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ओके, कुछ समझ में आया? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इससे रिलेटेड, कैसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा इसमें बेसिक क्वेश्चंस कैसे बना सकता है, आपसे ये पूछ सकता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट इफ वर्क डन बाय द गैस 60 कैलोरी and total internal energy of the system, total internal energy of the system 40 किलो जूल। ओके, ठीक है। अब देखिए बेटा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा के दिया है, डेल यू दिया है बेटा कितना दिया है 40 किलो जूल दिया है। आपसे क्या दिया है बेटा यहाँ पे, ये जो दिया है आपको यहाँ पे वर्क दिया है बेटा, वर्क कितना दिया है, इफ वर्क डन बाय द गैस बोला है बेटा, तो ये हो गया माइनस का 60 कैलोरी। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, क्यों पूछा है, तो 60 कैलोरी को देखो, इस किलो जूल को तो पहले जूल में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया बेटा 4000 है ना, 40,000 जूल आ गए है ना, नॉर्मल में कन्वर्ट किया। अब देखो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो इसको आप नॉर्मली कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 4.2 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 240 और ये 0.2, यानी ये देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन एक बार। 60 को 4.2 से मल्टीप्लाई किया 240, ये हो गया 0.2 और है ऊपर, तो उस हिसाब से सोल्व हो जाएगा। कितना आ गया ये अप्रोक्सीमेट 240, ऊपर कितना हो गया भाई, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 को अपने को मल्टीप्लाई करना है 4.2, यानी ये सीधा सीधा हो गया 252 हो गया, ठीक है। 252 आ जाएगा बिकॉज 240 और 2 से ये 12 आ गया। ओके, क्यों 12 5 जस्ट 60, हाँ ये आ गया बेटा 252 जूल। ओके, अब मुझे क्या पूछा है, क्यों पूछा है, तो मुझे ये पता है डेल यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब मुझे ये पता है बेटा इस बार डब्ल्यू नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, डेल यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू है 4000 40,000 और ये है बेटा 252। अब इसको किलो में कन्वर्ट करना चाहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये 4 किलो जूल था प्लस ये 0.25 किलो जूल, तो ये हो गया 4.252 किलो जूल। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो जब भी आपको डेल यू क्यू और पी के न्यूमेरिकल्स दे, सॉरी डेल यू क्यू और डब्ल्यू के न्यूमेरिकल्स दे। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज्यादा डिटेल में अपन देखेंगे अच्छे से जब सारे एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। वैसे कंपटीशन में इतने लल्लू क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपन आइसो, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस वगैरह की। तो प्रोसेस कई प्रकार के होंगे, उनमें कुछ कर्व वगैरह बनेंगे, उनको लेके मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रोसेस की, प्रोसेस कैसे कैसे हो सकते हैं ना। प्रोसेस में जो वर्ड आते हैं उनको लेके मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा इसके बारे में। प्रोसेस जो होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा केटीजी के बारे में, केटीजी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। देखिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। एक तो आपको सुनने में आएगा बेटा आइसोबेरिक, इसका मतलब क्या होता है, आइसोबेरिक का मतलब होता है टेम्परेचर, सॉरी 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 आइसोबेरिक, बार का मतलब लिया जाता है बेटा प्रेशर से, तो आप बोलना इसमें प्रेशर है ना वो कांस्टेंट होता है बेटा, इसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी आपसे चाहे P1 पूछे चाहे P2 पूछे दोनों इक्वल होंगे, तो डेल P कितना होता है इसका 0 होता है, ऐसे बोल सकते हो। नंबर 2 प्रेशर आपको सुनने, नंबर 2 टर्म सुनने में आएगी बेटा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो टेम्परेचर होता है आपका, आइसोथर्मल का मतलब यहाँ पे क्या होगा,
टेम्परेचर जो रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। इट्स मीन्स यहाँ T1 इक्वल होगा T2 के, या T इनिशियल इक्वल होता है T फाइनल के, ऐसे बोल सकते हो आप। तो डेल टी जो आता है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, वो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। थर्ड जो प्रोसेस है वो आपको सुनने को मिलेगा आइसोकोरिक, मजे लेने को अपन इसको बोलते हैं आइसोचोरिक है। तो कोरिक का मतलब देखो, यहाँ थर्म का मतलब थर्मो से लिया गया है, यानी टेम्परेचर से लिया गया है। बार का मतलब किससे लिया गया है, बेरिक यानी प्रेशर से लिया गया है, ठीक है बेटा। ऐसे ही आइसोचोर, चोर का मतलब होता है वॉल्यूम, है ना, कोरिक बोलते हैं वैसे इसको। तो यहाँ पे बेटा वॉल्यूम जो होता है आपका वो कांस्टेंट होता है। अगर आपसे बात की जाए कौन से वाले सिस्टम की, तो यहाँ V1 इक्वल V2 होता है। इट्स मीन्स डेल V इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से आपको तीन प्रेस टर्म्स है वो बहुत ज्यादा यूज में आएगी। इसके अलावा बेटा आपको एडियाबेटिक वगैरह भी टर्म्स यूज में आएगी। आइसोथर्मल के अलावा एडियाबेटिक वगैरह किस तरीके से आते हैं, है ना, वो सारी चीजें अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक प्रोसेस को समझने के दौरान। लेकिन ये तीन प्रोसेस आपको स्पेसिफिक माइंड रखना है, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक। अब इसके बाद में नेक्स्ट इनके बात कर लेते हैं किस तरीके से कर्व्स वगैरह होते हैं। तो कर्व जो होते हैं इनके सिंपली देखो, एक तो इस तरीके से अपन बना लेते हैं दो तीन कर्व। एक रिलेशन अगर ध्यान में रह गया PV इक्वल टू nRT, तो उसी से सारे रिलेशन आप बना के देख सकते हो। देखिए बेटा यहाँ पे मैं एक एक का वन बाई वन बात करूंगा, इतना सटीक बना नहीं पाएंगे अपन। चलो बना देते हैं दो चार, जिससे आपको आइडिया हो जाए कैसे क्या होते हैं। तीनों सिस्टम की बना देते हैं ना। ओके, ठीक है। अब इनमें क्या होता है देखो, आप समझिए अच्छे से। बड़ी सिंपल कहानी है। कर्व की जो कहानी है बड़ी प्यारी है ना, ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा सीधा होता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए बता रहे हैं। आइसोबेरिक की अगर बात की जाए, आइसोबेरिक का मतलब क्या हो गया बेटा, डेल पी इक्वल 0 हो गया। डेल पी मतलब 0, पी का मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं। तो आपका पी और वी का अगर कभी कर्व बनाया जाए तो आप सीधा सीधा बना दोगे प्रेशर को कांस्टेंट दिखाते हुए। तो ये हो गया आपका आइसोबेरिक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आइसोकोरिक की बात कर लो, मान लो, तो आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका डेल वी इक्वल 0 हो गया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर बेटा बोल दिया जाए आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, आपका जो टेम्परेचर होता है डेल टी होता है वो 0 हो जाता है, अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बस इन चीजों में कांस्टेंट रख के टर्म्स देखनी है। मैं जैसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो इसको बोलेंगे बेटा आइसोबेरिक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, तो आपको यहाँ पे देखो सिंपली एक रूल लगा के देखना, पीवी इक्वल टू एनआरटी को अप्लाई करेंगे बार बार। तो इसको मैं देखो एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। आपको पता है ये दो चीजें वैसे कांस्टेंट होती है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वी प्रोपोर्शनल टी हो गया, ठीक है। तो इनका कर्व कैसे बनेगा, वी प्रोपोर्शनल टी हो गया, मतलब इनका कर्व कैसे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अब आपको यहाँ पे ये पता लग गया, इसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस वाले में देखो प्रेशर कांस्टेंट, ये देखो ये प्रेशर दिखा दिया, ये टेम्परेचर दिखा दिया है। तो प्रेशर को कांस्टेंट करना है, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना, प्रेशर को ऐसे सिंपल सा कांस्टेंट कर लेना है। अब देखिए प्रेशर को कांस्टेंट करना बहुत ईजी है। कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, तो आपका कैसा हो गया बेटा, आइसोबेरिक। एज इट इज इसी कहानी को यहाँ पे दोहराएंगे। देखो यहाँ पे पी ले लेते हैं या वी ले लेते हैं। आइसोकोरिक बोला है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ऐसे सीधा का सीधा चला जाएगा वॉल्यूम। देखिए मैं यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रेट नहीं बना पाया हूँ, आप समझ सकते हो। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब एकदम सीधा रहेगा यहाँ पे, है ना वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो भी वॉल्यूम रहेगा एक फिक्स पॉइंट पे रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वी और टी के क्रम में लेके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऐसे दिखा दो, आइसोकोरिक बोला है। अगर आपके पास में कर्व दिया जाए पी और टी के बिटवीन, तो यहाँ पे देखिए बेटा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से लगाना है। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। इस बार देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनआर कांस्टेंट होता है, पी प्रोपोर्शनल टी हो गया। तो यहाँ पे कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। इसके बाद में बात करेंगे अपन नेक्स्ट, यहाँ पे आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं। सेम टू सेम कहानी होगी। आइसोथर्मल में क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपन पी और वी की बात कर लेते हैं पहले। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी आपने सुना है। अगर ये कांस्टेंट हो गया बेटा आपका टेम्परेचर, तो ये पी प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/v। तो यहाँ जो कर्व आएगा कुछ हाइपरबोला इस तरीके से आता है, जो आपने पहले से कैटेगरी में सीख रखा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा किसकी, ये टी ले लेते हैं, ये वी ले लेते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व आ जाएगा, ठीक है। इसको सटीक बना देता हूँ मैं, ये लो टेम्परेचर, ठीक है।
यहाँ से शुरू हो रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ से दिखा दीजिए। अगले वाले में कुछ नहीं लगाना, वही पी ओ टी है तो एज इट इज ऐसे की ऐसे सेम टू सेम आ जाएगा। अब इन चीजों में एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी चीज इंक्रीज होती है बेटा, कुछ भी अगर इंक्रीज होते हुए नजर आए, कुछ भी अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मतलब बेटा एक्सटेंड बोलेंगे, एक्सटेंड या एक्सपेंशन, इसलिए इसको ई से दिखाएंगे। और इसको कई जगह हीटिंग भी दिखाया गया है, हीटिंग से कोई चीज डिक्रीज की तरफ जा रही है तो उसको बोलेंगे बेटा कंप्रेस या कूलिंग। ठीक है, कंप्रेस लिखा हुआ आएगा या कूलिंग लिखा हुआ आएगा, इसलिए इसको सी से दिखाएंगे जनरली। ठीक है, तो दो चीजें, हीटिंग और कूलिंग या एक्सटेंड और कूलिंग। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि देखो यहाँ जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो इसको एक्सटेंड बोलेंगे, इधर आने पे कम हो रहा है तो इसको कंप्रेस बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बोलोगे क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। नीचे की तरफ आया तो कूलिंग, इधर गया एक्सटेंड हो रहा है, इधर आ रहा है कूलिंग हो रहा है, इस तरीके से है ना। ये देखो ऊपर जा रहा है, एक्सटेंड की जगह हीटिंग भी बोल सकते हो, नीचे आने पे कंप्रेस बोल सकते हो। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, कम हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, ऊपर जा रहा है हीटिंग हो रहा है, नीचे आ रहा है कूलिंग हो रहा है, ऐसे समझ सकते हो। बेटा देखो डिक्रीज हो रहा है तो आप बोलोगे कूलिंग, इंक्रीज हो रहा है तो बोलोगे हीटिंग। हीटिंग की जगह आप एक्सटेंड भी वर्ड यूज कर सकते हो, तो इनसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बेटा ऊपर की तरफ मतलब एक्सटेंड हो रहा है, नीचे की तरफ कंप्रेस हो रहा है, इस तरीके से आपको इनकी तरफ थोड़ा सा माइंड रखना है। इसके बाद में बात आती है बेटा साइक्लिक सिस्टम की। तो साइक्लिक सिस्टम आपका क्या होता है, देखो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। जब भी बात की जाए साइक्लिक सिस्टम की, साइक्लिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, साइक्लिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी एक लूप का फॉर्मेशन हो जाए, कोई भी प्रोसेस जिसमें एक लूप फॉर्मेशन हो जाए, मतलब जिसमें भी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, ऐसा समझ लो। इनिशियल और जो फाइनल स्टेट है ये मिलके है ना आपको एक लूप फॉर्मेशन करे, ये दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन कर दे, लूप फॉर्मेशन। तो देन सिचुएशन जो आपका सिस्टम होता है वो कैसा होता है, साइक्लिक, है ना। इनिशियल, एक तो कौन सा इनिशियल, लिखना चाहिए तो आप स्पेलिंग पूरी लिख देता हूँ, चलो मैं इसको, इनिशियल। और दूसरा क्या है आपका फाइनल स्टेट, ये लूप फॉर्म करे और ये लूप फॉर्म कर दे तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लिक। या ऐसे बोल सकते हो स्टेट आर सेम, है ना, स्टेट आर सेम, तो देन सिचुएशन यू विल से दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर नोन साइक्लिक सिस्टम। ठीक है, जैसे इसके टर्म्स है ना बहुत इजीली बना सकते हो आप, है ना। कैसे बना सकते हो, देखिए एक तरफ प्रेशर को दिखाएंगे, एक तरफ वॉल्यूम को दिखाएंगे, तो ये इस तरीके से साइकिल बना सकते हैं मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, साइकिल में का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे मान लो ए टू बी गया, तो आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखो ए से बी जा रहे हो तो यहाँ से जो है ये क्या रहेगा, बी से सी क्या रहेगा, सी से डी क्या रहेगा। देखो मैं इसको एक प्रॉपर डायग्राम से समझा देता हूँ, देखिए ऐसे समझिए इस चीज को। आप देखिए यहाँ पे नोटिस करना, ए टू बी पॉइंट बना लेते हैं अपन, ए टू बी एक पॉइंट वाइज समझते हैं बेटा। देखो ए टू बी जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा डेल पी इक्वल जीरो, और जब जब डेल पी जीरो होता है तो सिस्टम कैसा हो गया बेटा आपका, आइसोबैरिक हो गया। और आइसोबैरिक है और इधर जा रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब इसको ई लगा देना, ई का मतलब ये क्या हो गया, एक्सटेंड कर गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बी टू सी। देखिए बेटा बी टू सी अगर आप जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। वॉल्यूम क्या आ रहा है बेटा, कांस्टेंट आ रहा है। इस बार वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आप बोलोगे डेल वी इक्वल कितना हो गया, जीरो। और जब भी डेल वी इक्वल जीरो होता है तो सिस्टम कैसा होता है बेटा, आइसोचोरिक होता है, आइसोकोरिक होता है। और आइसोकोरिक है इसमें देखो नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इसको कूलिंग लिख देंगे ना, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछे, मान लो यहाँ पे देखो बी टू सी हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सी टू डी। तो सी टू डी देखिए क्या हो रहा है, देखिए सी टू डी इजीली आपको दिख रहा है, सी से डी जा रहे हो, प्रेशर फिर से कांस्टेंट है बेटा, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपका डेल पी कितना हो जाता है, जीरो। तो सिस्टम वापस आपका कैसा हो गया, आइसोबैरिक। लेकिन इस बार देखिए इधर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको कूलिंग लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं बेटा डी टू ए। तो डी टू ए देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आप बोलोगे बेटा डेल वी इक्वल कितना हो गया, जीरो। और जब जब ऐसा होता है इस सिस्टम को बोलते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में देखो ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको लिखेंगे एक्सटेंड। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा साइक्लिक सिस्टम के रूट को। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ।
ना जब भी आपके सामने जैसे मान लो साइकिल जो होता है ना, एक कंप्लीट सिस्टमेटिक साइकिल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मान लो ये रिएक्शन यहीं से शुरू हुई इधर ही वापस आ गई, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा ना, मान लो इसको ए पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो, तो ए टू सी आप नहीं बोल सकते कि ये साइक्लिक है। इसको आप क्या बोलोगे? नॉन साइक्लिक। इसको साइक्लिक नहीं मान सकते अपन, ये साइक्लिक नहीं होता है ना। साइक्लिक होने का कंडीशन ऐसे होता है ना, इस टाइप से। अब ये वाला है ना, ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है। मैंने पी वी के बीच में बनाया, आप वी पी पी टी इनके बीच में किसी के साथ भी रिलेशन करके बना सकते हो, ठीक है। तो साइक्लिक सिस्टम क्या होता है आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपसे कोई भी पूछे साइक्लिक सिस्टम में, तो ऑल स्टेट फंक्शन जो आते हैं इनका एडिशन जो आता है वो जीरो आता है ना। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जीरो होता है। अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बेटा, एक्सपेंड कर रहा है कि कूल हो रहा है, तो एक्सपेंड का मतलब होता है बेटा हीटिंग, है ना। और कूल होने का मतलब है कंप्रेस करना, ठीक है। तो इसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए इसके बाद में बात करेंगे अपन प्रोसेस की, है ना, थोड़ी सी और डिटेल में। अब प्रोसेस है ना, अपन ने साइकिल वगैरह पे आइसोथर्मल इन सब के बेसिस पे देख लिया। एक जो प्रोसेस होते हैं बेटा वो आपके दो टाइप के और होते हैं। एक तो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा होता है? इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है, इसमें देखो क्या डिफरेंस होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस होता है, ये क्या होता है कि बेटा ऐसे है कि कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड वापस आ सकती है। अगर इरिवर्सिबल की बात करूं तो ये बैकवर्ड नहीं आ सकता। ये बिल्कुल ऐसी कहानी है, जैसे मान लो एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। ये सीधा इनिशियल से फाइनल जाता है, फाइनल से इनिशियल। रिवर्सिबल की बात करें तो ये बैकवर्ड आता रहता है ना। तो इस प्रकार के प्रोसेस में, इस प्रकार के प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। कैसे क्या प्रोसेस होता है? मान लो कोई भी रिएक्शन है ना, ऐसे एक स्टेप में खत्म हो गई, है ना। यहाँ पे इसमें जो इरिवर्सिबल होगा इसमें सिंगल स्टेप होता है। अगर रिवर्सिबल की बात करूँ तो बहुत सारे स्टेप होते हैं। कैसे होते हैं देखो, एक डायग्राम समझाता हूँ दोनों का। जैसे एक कंटेनर बना लेते हैं, इसमें भी एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होती क्या है कहानी समझो बेटा। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, इसमें गैस है ना यहाँ पे। अब इसके ऊपर कोई पिस्टन रख रहे हैं ना, यहाँ पिस्टन रख रहे हैं। अब यहाँ पे जो पिस्टन रख रहे हैं वो काफी वेटेज रख दी है ना, ऐसे एकदम से इस पे हैवी वेट रखा। हैवी वेट का अगर इस पे प्रेशर लगेगा तो ये जो पिस्टन है ना सीधा नीचे चला जाएगा, और ये कुछ ऐसी सिचुएशन में आ गया। ये जो पिस्टन ऊपर था वो ऐसे नीचे आ गया है, यहाँ आ गया ये पिस्टन। और ये जो गैस ऊपर भरी हुई थी वो नीचे आ गई। तो ये वाला जो स्टेप है, इसमें क्या है, आपने हैवी वेट रखा, सिंगल स्टेप में ऐसे नीचे आ गया। तो ये जो वेट है वो हैवी रखा है ना, तो ये दिखा रहा हूँ, आपने हैवी वेट रखा, ये सीधा वन स्टेप में नीचे आ गया, तो इसको बोलेंगे बेटा इरिवर्सिबल। अगर मैं रिवर्सिबल की बात करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई पिस्टन लगा हुआ है और इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इस पिस्टन पे क्या आप ऐसे बाहर से हल्का हल्का वेट डालोगे। देखो हल्का हल्का वेट कैसे डालेंगे मैं दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐसे वेट बढ़ाते जा रहे हैं, वेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाओगे ये पिस्टन है ना ऐसे नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। और कुछ ऐसा होगा कि ये जो पिस्टन है ना इस पे आप वेट बढ़ाना शुरू किए थे यहाँ से, अब बहुत ज्यादा वेट बढ़ा दोगे है ना, तो धीरे 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 ऐसे ऐसे आएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, है ना। ऐसे नीचे स्टेप बाय स्टेप आता है, ऐसा नहीं कि वन स्टेप में आ गया। ऐसे नीचे आते 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 आएगा, तो इसमें भी नीचे। लेकिन इसमें दोनों में फर्क क्या है कि देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मान लो इसको आना था, तो यहाँ से यहाँ आने में जो स्टेप है ना काफी ज्यादा स्टेप होगी रिवर्सेबल में। ऐसा है, ये रिवर्सेबल की बात की, सीधा वन शॉट में काम खत्म किया। तो ये दोनों का प्रोसेस कुछ इस तरीके से। तो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, देखो रिवर्सेबल की कहानी क्या है कि बिल्कुल क्लियर है, ये धीरे धीरे हो रहा है। इरिवर्सिबल में जो भी पिस्टन वगैरह आप दिखाओगे वो नीचे तो आ रहा है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी स्टेप, सीधा एकदम से हैवी वेट का हैवी प्रेशर लगा, सीधा झटाम से नीचे आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेप का क्या फॉरवर्ड क्या होता है। इसमें जनरली अपन ये मान के चल रहे थे कोई भी लिक्विड है या आइडियल गैस मान के चल सकते हो आप इसको, है ना, ठीक है, या आइडियल गैस दिखा सकते हो दोनों में। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है वो चीजें ध्यान रखनी है अपने को। तो इरिवर्सिबल वाला प्रोसेस और रिवर्सिबल, देखो दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे वैसे डिटेल में। इरिवर्सिबल में क्या था, अब ये देखो पिस्टन नीचे आ रहा है, ऐसे ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखो इसमें जो प्रोसेस होता है, पहली चीज तो ये वन स्टेप में है ना एकदम से आगे, तो ये वन स्टेप प्रोसेस होता है। ये कैसे होता है? सिंगल स्टेप प्रोसेस। दूसरी बात है ये देखो इसमें जो प्रेशर है बाहर से कोई चेंज नहीं है, सीधा यहाँ से यहाँ आ गया, तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट रहता है ना। कौन सा प्रेशर बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर।
इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर आता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो सीधा नीचे आ गया मतलब कोई टाइम वगैरह नहीं लगेगा, तो ये प्रोसेस कैसा होता है, फास्ट होता है। और ये कैसा होता है बेटा, ये वाला प्रोसेस जस्ट उल्टा होगा, तो ये कैसा हो गया, मल्टी स्टेप होगा। दूसरी बात यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट यही है, इसमें प्रेशर कैसा होगा, वेरिएबल प्रेशर होगा, मतलब चेंज होता रहेगा, है ना, धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रहा है धीरे धीरे। अगर इसमें बात करता हूँ बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब आप इस चीज को है ना, मैंने जिस तरीके से बताया उसको उल्टा भी समझ सकते हो। यहाँ पे ये पिस्टन था, इसमें काफी हैवी वेट रखा था या हैवी प्रेशर लगा हुआ था इस पिस्टन की वजह से, यहाँ पे कुछ भी वेट रखा, मैं इसको हटा दिया यहाँ से, तुरंत ये सीधा ऊपर आ गए। तो ये स्टेप ऐसे भी दिखा सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि ये चीजें कंप्रेस करके दिखाओ, आइडियल गैस को एक्सटेंड भी करा सकते हो, दोनों कंडीशन होगी। लेकिन मैंने एक आइडिया दे दिया क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे काफी सारा ये रखा हुआ था, इसमें वेट है ना, इसको धीरे धीरे हटाते जा रहे हो, तो ये मल्टी स्टेप में धीरे धीरे ऐसे ऊपर आते आते ऊपर आएगा। तो ये जो प्रोसेस होते हैं वो आपके रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल की कहानी को समझाते हैं, ठीक है। तो रिवर्सेबल वाले में इतना ध्यान रखना बेटा कि इसमें मल्टी स्टेप होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर में चेंजेस होता है, तो इसलिए वेरिएबल प्रेशर होता है। अगर मैं बात करता हूँ इस इरिवर्सेबल में, तो सीधा सीधा हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बिल्कुल सिंपल वे में होगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है यहाँ पे प्रोसेस को समझने के लिए। तो प्रोसेस को समझने के लिए देखो बेटा, मैं वर्क को लेके थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वर्क कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद में डिटेल में नेक्स्ट वाला लेक्चर अपना वर्क को लेके ही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी स्टडी किया है वो अपना सिस्टम को समझा दिया है, अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन वर्क को लेके स्टडी करेंगे, ओके ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग ऑन, शेयरिंग ऑन, ओके, थैंक यू वेरी मच।